हाँ नमस्ते सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय है स्त्री विमर्श की दृष्टि से 1980 से 2000 ईस्वी तक हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। मेरे पीएचडी के 4 भाग हैं। पहले भाग में मैंने कुछ नाट्य लेखिकाओं को लिया है, उनके नाटकों का मंचन अक्रॉस हिंदी बेल्ट के जो 11 स्टेट्स हैं उनमें थिएटर डायरेक्टर्स द्वारा उसका जो मंचन किया गया है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। दूसरा, अगर कोई महिला थिएटर डायरेक्टर अगर कोई अपना नाटक लिखती हैं और उसका मंचन करती हैं तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तीसरा ये है कि अगर उस राज्य में कोई महिला लेखिका है और उनके नाटकों का मंचन पुरुष और महिला डायरेक्टर्स द्वारा किया गया है तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। और चौथा ये कि हिंदी रंगमंच के विकास में जो 11 राज्यों में जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनका इंटरव्यू लेना है। इसी संदर्भ में आज हम दिल्ली के जॉय मैसनम सर से इंटरव्यू ले रहे हैं। सर दिल्ली में एक बहुत बड़ा नाम है जो कि थिएटर के एक्टर और डायरेक्टर हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं चाहूँगा कि आप अपनी रंग यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं। बेसिकली मैं मणिपुर से हूँ। मैं 15 सितंबर 1976 में पैदा हुआ। मेरा फादर एक्टर था, तो उसकी वजह से मेरे अंदर में कुछ एक्टिंग का और आर्टिस्टिक जो क्वालिटी है कुछ तो था, पर मुझे पता नहीं था। पर मैं आई वॉज फुटबॉल प्लेयर। तो 1996 में मुझे एक्सीडेंट हुआ फुटबॉल में, तो इसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा फुटबॉल। तो इसके बाद मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा आसान चीज़ क्या है, मुझे लगा, इसलिए मैंने एक्टिंग में आया। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो गया था, तो मैंने पढ़ाई पहले छोड़ दिया था 2nd क्लास में। उसके लिए मैंने फिर से दोबारा पढ़ाई करना शुरू किया। तो उसके बाद 2005 में मुझे वो हुआ, ग्रेजुएशन हुआ और नेशनल स्कूल ड्रामा में मुझे एडमिशन मिल गया। और स्ट्रगल तो बहुत रहा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। उसी तरह से मैं भी हूँ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन को लेकर, मेरा घर का जो कंडीशन को लेकर थोड़ा सा करना पड़ा। पर 2005 के बाद मुझे एक तरह का सिस्टमेटिक वे में एक थिएटर को लेकर, एक्टिंग को लेकर एक 3 साल के लिए जो पढ़ाई है उसमें बहुत ज़्यादा एक मुझे जो मणिपुर में जो मैंने जो थिएटर करके आया है उससे बहुत ज़्यादा अलग हट कर मुझे जाने का मौका मिला और जानने का मौका मिला। तो अभी भी कहता हूँ कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बहुत कुछ, मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरा एक ज़िंदगी का पार्ट है, इनके चैप्टर है, उसने खोला है। उसके बाद NSD रेपर्टरी कंपनी जो NSD से पास आउट होने के बाद जो मैंने जो पढ़ाई किया हुआ चीज़ है, तो उसको किस तरह से आप ये अप्लाई करोगे और अप्लाई कैसे करना है। नया जो डायरेक्टर्स है, डिफरेंस डायरेक्टर्स है, उसका थॉट और काम करने का तरीका कैसे है, उसको और किस तरह से लाना है। अपना आपको अगर रेपर्टरी कंपनी अगर चलाया होता तो किस तरह से चलाना है, डायरेक्शन अगर करते हैं तो किस तरह। मैं क्योंकि मैं एक्टिंग का पास आउट हूँ, तो इसलिए डायरेक्शन करते वक्त मुझे किस तरह से करना है उसको जानने का मौका मिला। तो 2013 में मुझे चार्ल्स से स्कॉलरशिप मिला। इसकी वजह से मुझे लंदन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स लंदन में चले गए। 2014 से लेकर 15 तक चले गए और 15 से लेकर 16 तक उन लोगों ने फिर से ऑफ़र किया कि वहाँ का जो डायरेक्टर है, इसलिए ब्रिटिश काउंसिल को भेजा कि ये स्टूडेंट्स दोबारा भेज दो, ये सेकेंड ईयर का कोर्स से ख़त्म करने दो। तो उसके बाद मुझे ऑफ़र मिला। उसके बाद मैं गया और 2 साल का मैंने पढ़ाई ख़त्म किया। करके मैं वापस आया तो मैं थिएटर डायरेक्शन करना और पढ़ाना ही शुरू कर दिया मैंने।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने थिएटर में ही पढ़ाता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ और एक्टिंग करता हूँ। उसके अलावा मैं थिएटर में कुछ नहीं करता। तो वही है, अभी तक मैंने बहुत सारा अराउंड 20 के अबव मैंने डायरेक्शन कर चुका हूँ प्ले। मुझे लगता है परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो अराउंड 1000 के करीब मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दे दिया होगा, मुझे लगता है। ऊपर होगा, 1000 के ऊपर तो होगा, तो मैं दे चुका हूँ। और प्लेज तो 2019 में महिंद्रा एक्सीलेंसी थिएटर अवार्ड 2019 में मेरा प्ले प्रोडक्शन जो अंधायुग, उसने बेस्ट प्रोडक्शन लिया, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन लिया, बेस्ट साउंड डिज़ाइन लिया और बेस्ट सीनिक डिज़ाइन लिया। और मेरा प्रोडक्शन द मैन डायरी, उसे ताइवान में 4 शो ओपनिंग हुआ, इंडिया में नहीं हुआ था, वहाँ ओपन हो गया था। और इसके बाद कोलंबो में किया, कोलंबो करने के बाद इंडिया में शो किया मैंने। कोलंबो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में 2015 में भी गए थे मैं, और 2018 में भी गए थे, और 2017 में गए थे मैं ताइवान में। ये वही है बस। और अभी भी काम कर रहे हैं ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन के साथ। मैं ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन का डायरेक्टर हूँ, और इस ग्रुप में साजिदा साजी और मैं जो माइस्ट्रो, हम दोनों मिलकर ये कंपनी चलाते हैं। और एक तरह का एक काइंड ऑफ न्यू लैंग्वेज को सर्च कर रहे हैं, और आर्टिस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि स्टूडेंट्स को वर्कशॉप के बजाय आर्टिस्टिक वैल्यू को समझें। तो एक आर्टिस्ट को किस तरह से हम अपना आप को किस तरह से रहना है, कैसे करना, सोशल के साथ, व्हाट इज़ द रिलेशन विद सोशल, और तुम्हारा अपना रिश्तेदार से तुम्हारा इम्पोर्टेंस क्या है, पॉलिटिकली क्या कनेक्शन होना है, तुम्हारा व्यू क्या रखना है, उस तरह से एक आइडियाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं जी। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने जो हिंदी रंगमंच के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आपने जिन नाटकों का डायरेक्शन किया है, मैं चाहूँगा कि उनमें से कुछ नाम अगर आप हमें बता दें, और जिनमें एक्टिंग की है उनका भी कुछ नाम। मैंने एक्टिंग तो बहुत सारे नाटक में प्ले किया है। मैंने जो एक्टिंग किया है तमाशा ए नौटंकी, तमाशा ए नौटंकी, जी सर, और यहूदी की लड़की, और पश्मीना, जो त्रिपुरारी शर्मा मैम के डायरेक्शन में मैंने किया था, अजीजुल निसा जी, अनुराधा कपूर मैम के साथ मैंने किया था कि स्वीट बर्थ ऑफ यूथ, स्वीट बर्ड, जो बर्ड BIRD, बर्ड ऑफ यूथ, स्वीट बर्ड, हाँ BIRD, बर्ड ऑफ यूथ, यूथ, यूथ। अनामिका अक्सर के साथ मैंने किया था, मैम के साथ किया था उचक्का। प्ले तो रेपर्टरी में भी बहुत सारा मैंने प्लेस किया है, एक्टिंग किया है, जैसे कि मान लो ए लिटिल बिग ट्रेजेडीज, और मैंने लीड रोल किया था उसमें। और नीलम मोहन सिंह के डायरेक्शन मैंने किया था ब्लड वेडिंग, ये ब्लड वेडिंग, इसमें भी मैंने लीड रोल किया था। और रोस्टन एबल जो केरला से है, उसका प्रोजेक्ट ओल्ड टाउन, उसमें भी मैंने लीड रोल किया था। तो इस तरह का जो बहुत सारा प्लेस है, याद कर रहे हैं। ये सर एक्टिंग वाले कौन से हैं आपका? सभी एक्टिंग है, मैं सभी में एक्टिंग, और डायरेक्शन का भी नहीं बताया। डायरेक्शन में मैंने किया है द फार्मर सोसाइटी के ऊपर है द जर्नी ऑफ सोरो, ये द जर्नी ऑफ सोरो, ये थिएटर ओलंपिक्स में सिलेक्शन हुआ था। द जर्नी ऑफ सोरो, SORROW, हाँ। और द डांस एंड द रेल रोड, क्या सर? द डांस, स्पेल इट सर। द डांस DANCE, डांस एंड द रेल रोड, द रेल रोड RAILROAD, रेल रोड। अच्छा, रेल रोड, हाँ, रेल रोड। और उसके बाद मैंने खुद लिखा था इको। हाँ, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन है, ये भी मैंने खुद लिखा है और मैंने डायरेक्शन भी किया है। और फर्स्ट प्रोडक्शन मेरा ज़िंदगी का पहला प्रोडक्शन है
9 डेज न्यूज़पेपर, जो 9 दिन का अखबार है, उसमें मैंने नाटक बनाया था। 9 डेज न्यूज़पेपर। ओके। उसके बाद अंधायुग, अंधा युग, तुगलक, मैकबेथ, हैमलेट, इडिपस, और मैंने अभी फिलहाल 30 सितंबर को एक नया नाटक ओपन किया है, अग्निसूता द्रौपदी। अग्निसूता द्रौपदी। ये मेरा सबसे पहला रिसेंट जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है, डायरेक्शन। डायरेक्शन है। जी। अच्छा सर, आप इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है दिल्ली में आपके अनुसार? बेसिकली जो दिल्ली में जो थिएटर कर रहे हैं, हाँ करिए, जो एक है म्यूजिकल है, एक तरह का एक काइंड ऑफ रियलिज्म बोलेंगे, तो उसी तरह से ही एक जो 2 किस्म में ही चल रहा है हमारे जो हिंदी रंगमंच में जो चल रहा है, इट्स गुड। और हमारे इंडिया में नाच गाना ये तो पहले से ही है, ये होता है, पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक जैसा एक मोनोटोनस थोड़ा सा होगा। तो मेरा थिएटर है साइकोफिजिकल में, जो साइकोफिजिकल में है, इसलिए लोगों को मैं जो बिलीव करता हूँ कि ऑडियंस को आलस ऑडियंस नहीं बनाना, उन लोगों को घोल कर नहीं पिलाना, उनको बैठे बैठे सोचने पे मजबूर करें, सोचने दे, क्योंकि मैं क्या करूँ, क्या कहना चाह रही है, सोचना बहुत ज़रूरी है। तो पर दिल्ली में जो थिएटर अगर देखोगे कि मैक्सिमम दिल्ली का थिएटर और जो हर स्तर का अलग अलग किस्म का थिएटर है, जैसे कि बिहार का थिएटर तो ज़्यादा से ज़्यादा नाच गाना में ही आता है, तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो अपने रूट्स है। और तुम आप यूपी में देखो, यूपी में भी थोड़ा सा उसका झलक दिखेगा। और हरियाणा का तो मैंने ज़्यादा देखा ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं, हरियाणा का तो मैंने देखा ही नहीं। पंजाब मैंने देखा, वो भी उन लोगों का एक अलग किस्म का थिएटर है। तो मुझे लगता है कि एक तरह का अपना एक रीजन का जो कल्चर, एक काइंड ऑफ थिएटर है ना, वही लेकर जा रहे हैं। पर मुझे आज के समय में मुझे लगता है एक काइंड ऑफ न्यू लैंग्वेज, एक काइंड ऑफ प्रोसेस इसमें ढूंढने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एवरी थियोरीज मैक्सिमम अगर देखोगे कि आप वेस्ट ही होगा, पर टोटली बेस्ड ऑन हमारे रूट्स, जो हमारे योगा में है, हमारा कुडियत्तम में है, एवरीथिंग। तो हमारा फिलिप जेरेली ने हमारा कलरी और योगा और चाइना का ताइची, उन तीनों से मिलाकर उसने एक थ्योरी बनाया साइकोफिजिकल एक्टिंग। चाइना का क्या है सर? ताइची। और किसका क्या बोले सर? केरला का कलरी, केरला कलरी एंड योगा। योगा तीनों को मिलाकर उसने तीनों में प्रैक्टिकली अपना आप को 10-15 साल 20 साल लगाकर काम किया। उसके बाद एक नया थ्योरी डेवलप किया, साइकोफिजिकल एक्टिंग। किसने सर? इन तीनों फॉर्म को अच्छी तरह काम किया। किसने? फिलिप जेरेली। अच्छा, ये अमेरिका से है। फिलिप फिलिप जेरेली, ZARILI, ये होगा स्पेलिंग, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डबल एल होगा। फिलिप जेरेली ये स्तानिस्लावस्की के बाद सबसे ज़्यादा साइंटिफिक वे में लिखा हुआ किताब है, फिर माना जा रहा है, और ये इसको अवार्ड दिया हुआ है। अवार्ड मिला है सर। साइकोफिजिकल है क्या? कैसे क्या होता है? साइकोफिजिकल एक्टिंग मतलब है कि साइको और फिजिकल, ओके, उसका रिलेशन। इंसान में सबसे ज़्यादा ये अलग अलग तो हो ही नहीं सकता। पर क्या हुआ कि हमारे दिमाग में जो चलता है, जो फील करते हैं, फिजिकल के थ्रू रिएक्ट करने लगता है।
हाउ टू एक्सप्रेस, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है फिजिकल के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करें। जो इंसान हमारे दिमाग में चलता रहता है, कभी कभी एक झलक आता है कि आपको इसको कहते हैं कि जेस्चर कहते हैं, जेस्चर के थ्रू या ये इस तरह का जेस्चर करता है। पर वो एक फॉर्म है, एक थ्योरी है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको शरीर के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करना। उसमें माइकल शेकअप ने भी काम किया है और ग्रोटोस्की ने भी काम किया है और ये फिलिप जेरेली ने भी काम किया है। मैंने जो पढ़ाई किया जो जैक लेको ने भी काम किया है, जो अपना तरीके से ही काम किया है। कभी कभी थ्योरीज जो लोगों को मिलता है, कभी कभी अपना वेज में काम करते हैं। तो मैंने प्रॉपरली जो पढ़ाई किया है जैक लेको में ही पढ़ाई किया है, जो फ्रांस में पैदा हुआ है, तो उसने एक अपना थ्योरी बनाया तो उसमें काम किया। तो यही है कि आपको शरीर तो आप कभी कभी लगता है कि आपकी गुस्सा इतना हो गया कि वो बोलता है, डायरेक्टर ऐसा बोलने लगता है, हवा तुम्हारे घर में हवा तेज आता है तो विंडो थोड़ा सा खुला रह गया, पर लोग तो है पर खुल भी नहीं रहे, ओपन भी नहीं है, ओपन भी नहीं है, बंद भी नहीं है। तो ऐसा कर हवा आते कर आवाज़ आता है और तेज़ आवाज़ कर आवाज़ आता है। इस तरह से शरीर को काँप रहे हैं, तुम्हारा शरीर इस तरह से काँपना चाहिए। मतलब गुस्सा अगर आता है तो इंसान काँपता ही काँपता है। तो उसको एक वे में तुम्हारा जो मेंटली जो चल रहा है उसको बॉडी के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करें, वो इस तरह का होता है। तुम बात करते करते कभी कभी गुस्सा आते आते क्या करते हैं वो कि आप आवाज़ निकलता ही नहीं, तो डायरेक्टर डिमांड करने लगता है तुम जो बोलने वाला जो बात है उसको हम बात करते वक्त हवा जो ब्रीदिंग है बाहर की तरफ थ्रो करता है, पर वो डिमांड करते हैं इनहेल करके बात कर। वो कभी कभी आवाज़ समझ नहीं पाया था, डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर समझाओ, बोलो। इस तरह का एक मेंटली एक कंडीशन मिला था। तो इस तरह का फॉर्म है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप जो साइकोलॉजिकल एक्टिंग की अगर बोलेंगे तो सबसे पहला आएगा माइकल चेकअप और सेकंड में माइकल चेकअप माइकल चेकअप चेकअप। तो माइकल चेकअप का नाम सबसे पहले आएगा। तो माइकल चेकअप ने स्टानिस्लावस्की के साथ काम किया, तो उसके बाद उसको लगा कि कुछ मुझे 7 इयर्स काम किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो एक तरीका ढूंढ रहा था अपने लिए, एक तरीका ढूंढ रहा है, एक प्रोसेस ढूंढ रहा है। उसके बाद उसने स्टानिस्लावस्की को पता चला कि जो योगा में काम कर रहे हैं पता चला, तो उसने भी योगा की किताब ढूंढने चले गए मार्केट में, जो वो डिप्रेशन में था एक साल, तो चले गए। तो उसके बाद योगा की किताब नहीं मिला, है थ्योरी ऑफ स्पिरिट कुछ है किताब का नाम है, तो उसको किताब मिला। वो पढ़ने के बाद निकल कर आया उसका पहला किताब टू द एक्टर, पहला थ्योरी, उसका थ्योरी निकल कर आया टू द एक्टर माइकल चेकअप का, हाँ टू द एक्टर, ये थ्योरी निकल कर आया। तो यही है कि हर बंदा आपको उनका थ्योरी पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि ये जो दूसरा जो थ्योरी और माइकल चेकअप की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सप्लोरेशन फिजिकल के थ्रू ही होता है। तो बात करते वक्त भी आपको बॉडी के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करना है बोलता है, आप देखने के बाद समझ में आएगा, ऑनलाइन अवेलेबल भी। अच्छा सर, तो हम ये पूछ रहे थे कि दिल्ली में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है? मैं तो कहता हूँ कि फ्यूचर ज़्यादा दिखाई नहीं देता। अच्छा, फ्यूचर ज़्यादा दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग, जो गुरुजनों लोग हैं, उनको छोड़कर जो आने वाले जनरेशन में जो काम कर रहे हैं, ये लोग ओनली फॉर बॉक्स ऑफिस, ओनली फॉर ऑडियंस, ओनली फॉर कलेक्शंस काम करते हैं। उसके अलावा नहीं मुझे लगता है। हाँ, कुछ बच्चे सीरियसली काम कर रहे हैं, पर उसका नाम तो मुझे पता नहीं है। कुछ बच्चे काम निकल कर आ रहे हैं,
पर उसके अलावा तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पापी बोस वगैरह, एम के रन्ना जी, उनका जो बड़े बड़े लोग पिलर्स है ना, मैं कुछ लोगों मैंने नाम नहीं लिया, बड़े बड़े पिलर्स हैं, उन लोगों को तो मैं ये उनको इस तरह का काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पर उस तरह का जो उनकी नीचे से जो आ रहा है, मुझे उम्मीद नहीं। जी अच्छा सर, इस क्षेत्र में आपके हिसाब से कोई लेखिका हैं जो उपन्यासकार तथा नाटककार हैं जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रही हों आपके हिसाब से? एक तो थी त्रिपुरारी शर्मा जी। और स्त्रियों को लेकर, स्त्रियों के कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा लिखते थे, और अभी तो नहीं रहे। त्रिपुरारी शर्मा मैं तो सजेस्ट करूँगा। जी अच्छा सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच के विकास में कौन पुरुष निर्देशक हैं जो योगदान दे रहे हैं? और सारा है, ये तो मैंने अभी बोला, जैसे कि संजय उपाध्याय, बापी घोष, बापी बोस, दिल्ली के सर। हाँ दिल्ली का अगर बोलेंगे तो बापी बोस, एम के रैना, और बहुत सारा है, मेरे दिमाग में तो अभी नहीं आ रहा है। फिर कैश रंजन में बहुत था, पर अभी नहीं है। अभी मुझे याद नहीं है। जी सर। अच्छा, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक लोकेंद्र त्रिवेदी, लोकेंद्र त्रिवेदी। अच्छा, लोकेंद्र त्रिवेदी। हाँ, और ये थोड़ा कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जी अच्छा सर, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक हैं जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? जैसे कि बापी बोस सर ने एक बार किया था, आषाढ़ के एक दिन। ओके। जो लड़कियों के, जो औरतों को लेकर जो है, उसके ऊपर आधारित है, और करता होगा, रन्ना जी भी करता होगा, मुझे पता नहीं, याद नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो पहले जो था कि हमारे थिएटर में महिलाएं फ्रंट में और बैक स्टेज भी नहीं थी लगभग, अभी यहाँ पे दिल्ली में क्या स्थिति है एज ए नायिकाओं के रूप में, एक्टर्स के रूप में, और मंच के पीछे मेकअप आर्टिस्ट हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, और भी ढेर सारे जो पोस्ट हैं, उसमें आने का महिलाओं की क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए, तो इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया से देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा दिल्ली में, पर इंटरनेशनली अगर देखा जाए ना के बराबर है। अच्छा। जो क्योंकि आर्टिस्टिक इस लाइन में, जो इस प्रोफेशन में कोई भी माँ बाप भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सेटल होता ही नहीं कभी भी, ये अच्छा एक प्रोफेशन है मानता ही नहीं है। और ख़ास तौर पर लड़कियों की जो हालात है, कंडीशन है, उसमें तो और भी ज़्यादा कोई माँ बाप भेजना नहीं चाहते। जी, हम सुनने में आता है कभी कभी उन लोगों को यूज़ किया जाता है, ये करने जाता है, इसे कभी भेजना भी नहीं चाहते माँ बाप। इतना उसके कुछ माँ बाप तो है, अभी आजकल मैंने देख रहा हूँ, उनका बच्चे है ना हमारे पास लेकर आता है, मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, ये कोर्स करा दीजिए, ये कर दीजिए। अभी भी गुड़गांव से लड़की है और वो शादीशुदा है, उसके माँ बाप ने फ़ोन किया, उसको भेज रहे हैं, उसके पति ने छोड़ने आता है। इस तरह का भी है, मतलब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पर ये थिएटर के लिए नहीं, ओनली फॉर मूवीज़। थिएटर के लिए मैं अभी भी देख रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ इसमें 2018 से नोट्स तो पढ़ा रहा है, पर 1% होगा थिएटर के लिए आया होगा बच्चा। 99.9% ओनली फॉर मूवीज़ के लिए आता है। थिएटर आने वाला टाइम के लिए बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, मैं तो कहूँगा। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के रंगमंच से आने में, रंगमंच की स्थिति में कोई बदलाव आपको दिखाई देता है? बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। कैसा पहले ज़माने में तो थिएटर डायरेक्टर होता ही नहीं था, अभी तो बहुत फीमेल्स डायरेक्टर्स आने लग गए, महिला निर्देशक आने लग गए। क्या परिस्थिति में क्या बदलाव आया सर? परिस्थिति में मतलब है कि सबसे ज़्यादा पहले तो अपना लड़की का जो फीमेल जो कंडीशन जो सोसाइटी में भी हो, उसका जो राइट की बात भी हो, वो कभी जो डायरेक्टर ने उठा लिया है, मेल डायरेक्टर ने उठा लिया, तो
करते थे, अभी तो अपना आप पर उसको रियलाइज करके अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अभी तो आजकल तो। जो वह कम है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम है, पर फिर भी है। अच्छा डायरेक्टर्स है, फीमेल डायरेक्टर्स है, जैसे कि मान लो कि अनुराधा कपूर, त्रिपुरा शर्मा, कृति जैन, ये लोग सामने आएंगे सबसे पहला। उसके बाद जो साजिदा साजी जी, और इसके बाद ये एक क्या नाम है, मैं वंदना वशिष्ठ एक कुछ किया था, तो वंदना वशिष्ठ ने तो 1-2 नाटक करने के बाद छोड़ दिया, पता नहीं अभी उसके बाद नया प्रोडक्शन आए नहीं। तो उस तरह का अभी बहुत सारा फीमेल डायरेक्टर्स आ गया, इट्स वेरी गुड। अपने वे में, अपने तरीके से वो लोगों में मैं एक शेयर कर रहे हैं कि हम क्या महसूस करते हैं। जैसे मैक्सिमम आप देखोगे कि साजी के नाटक में जो फीमेल को लेकर ही बात करता है, ओके, जो फीमेल कंडीशन को लेकर बात करता है, जो धर्म और इसके बीच में क्या है उस तरह से बात करता है। वेरी इंटरेस्टिंग है, उसके काम करने का तरीका इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में, नाटकों की कहानी में उनके क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है, अगर वो नाटक लिख के उसका मंचन करती हैं तो? अभी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया हुआ, मुझे पता नहीं, उतना मैं बोल नहीं पाऊँगा, पर ये है कि मेरी वाइफ है साजिदा साजी, इसके हिसाब से मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अपने तरीके से अपना एक चीज़ को लिखकर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम वो लिखने के लिए कोशिश करते हैं तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी कभी एक राइटर आता है तो बोलता है नहीं मैं जो चाह रहा हूँ ये नहीं है, मैं इस तरह इस वे में लाऊँ, जो कहना चाहता हूँ उसको सोसाइटी में उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या क्या महसूस कर रहे हैं, जो मैं उसको खुद जो एहसास हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है जी। अच्छा सर, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों में के कथ्य में आप कोई फ़र्क देखते हैं? अगर पुरुष लिखती है नाटक और महिला अगर नाटक लिखता है तो उनके लेखन में आपको क्या फ़र्क समझ में आता है? देखिए, नाटक में तो उतना नहीं है, पर मुझे लगता है विचार में कहीं ना कहीं कुछ अलग होगा। विचार में फ़र्क आपको दिखाई देता है? जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका आपको दिखाई देती है? दिल्ली में सरकार थिएटर के लिए, हिंदी रंगमंच के लिए क्या कर रही है? देखो, जो भी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कुछ करता ही नहीं है, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ आता ही नहीं है, जो भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है मुझे लगता है ये ईमानदार नहीं है, और जो उन लोगों के डिपार्टमेंट्स दे आर वेरी करप्टेड, और उसको भविष्य का जो कल्चर को, और ये गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कल्चर को लेकर कल्चर वैल्यू को उसको पता नहीं है। और कल्चर से उन लोगों को लगता है कि कल्चर से जो इन्वेस्ट किया गया पैसा वापस बिजनेस की तरह वापस नहीं आ रहा है, तो इसलिए उन लोगों को लगता है इससे फ़ायदा नहीं है। ओके, मुझे लगता है तो कल्चर अगर नहीं है तो सोसाइटी में क्या होगा उसको पता भी नहीं, मुझे लगता है। और ये कल्चर ऑफ जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर दे आर वेरी करप्ट, एंड फ्यूचर में कल्चर को किस लेवल में लेकर जाना है वो कभी विजन नहीं है, मुझे लगता है। हमारे आने वाला टाइम पे हमारा कल्चर का क्या होगा, क्या होना चाहिए, विजन नहीं है, बस दे आर ए काइंड ऑफ क्लास जो कर रहे हैं। ओके। अच्छा सर, आप क्या ये मैं जो बोल रहा हूँ इट इज़ फैक्ट मेरे लिए, जी, रियल ट्रू है। अच्छा सर, आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करे जिससे कि हिंदी रंगमंच के विकास में मदद मिले? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नया राइटर लाने के लिए कोशिश करना है। कुछ भी करो, जो पढ़ाओ उस तरह, कुछ ग्रांट करो, कुछ स्कीम रखो, कुछ भी करो, और एक बचपन स्कूल के समय से कुछ करो, एजुकेशन में कुछ चेंजेस करो। अच्छा, एक सेकंड, हर बंदे को ग्रांट देने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छे लोगों को दो,
जी। इससे क्या है कि भविष्य में आने वाले जनरेशन को अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो और एक उसकी वजह से क्या होगा कि कम से कम जो आने वाला जो कल्चर जो होने जा रहा है फिल्टर होगा, बहुत प्योर होगा, उसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एक काइंड ऑफ परफ्यूम। तो और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये सब जो ऑडिटोरियम बहुत महंगा है या फिर रिहर्सल के लिए प्लेसेस या नहीं फिर ये सब, फिर आपकी कोई राय नहीं है? मेरा तो देखो गवर्नमेंट ये तो या हम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कर सकता है। मैं बर्लिन में गया था, 12 जो वॉकिंग स्पेस, इससे मान लो कि बड़ा बड़ा ऑडियो बॉक्स है, 12 एक जगह में बना रखा हुआ, तो उसमें बीचों बीच में एक कैफे है, तो टोटल वाईफाई फ्री है। एवरी आर्टिस्ट, पेंटर उसमें एग्जीबिशन चल रहे हैं, डांसर आकर डांस करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट वो रिहर्सल कर रहे हैं, एवरीथिंग अवेलेबल। आपको पहले से बुक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को उससे टैक्स लो, कुछ भी लो, पर एक बनाकर तो रखना चाहिए ना। अभी तो कर रहे हैं, एक है तुम कर सकते तो कर लो, नहीं है नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं ना आप। मेरे दिमाग में आया कि ये कल मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, हमारे इंडिया से कल्टीवेशन में जो फार्मर लोग अपने हिसाब से फार्मर करने का वो कल्टीवेट करता है, उसके बाद निकल कर आते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमारा ये है। पर मुझे लगता है कि हमारा प्लान कुछ नहीं होगा कल्टीवेशन में भी। हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा कल्टीवेशन का प्रोडक्ट 10 साल के अंदर कितना प्रोडक्ट होना चाहिए, ये प्लान होना चाहिए। और इसको फार्मर में किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है, कैसे करके लाना है, विदाउट प्लान हमारा अगर कंट्री अगर चल रहा है, इतना बड़ा फार्मर का विदाउट प्लान चल रहा है, मुझे एजुकेशन में भी मुझे लगता है चल रहा है, प्लान तो है पर चल रहा है। आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चल रहा है, बस देखने वाला कोई नहीं, इस फिल्म में कल्चर में भी नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे आपके हिसाब से ऐसी हिंदी रंगमंच की कौन सी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हिंदी रंगमंच अभी भी बचा हुआ और लगातार बढ़ ही रहा है? आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और समझते हैं, और थिएटर से एक तरह से क्या है कि नौटंकी, और हरियाणा में एक फॉर्म है, मैं भूल गया हूँ, कहीं ना कहीं हमारे रूट से जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा रूट से है ना, रूट से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा हटाने में मुश्किल है, इसकी वजह से है। पर अच्छा थिएटर वाला लोग है, उसकी वजह से भी है, क्वालिटी तो है। पर इसमें से क्या है कि हमारा जो नाट्य शास्त्र के हिसाब से डांस होना चाहिए, गाना होना चाहिए, इस तरह का जो थिएटर है वो तो हमारे रूट्स है, हमारा वो क्या है, संस्कृति है। मुझे लगता है कि ये आज के समय में मुझे चेंज होना चाहिए, नहीं तो एक समय में जो डायनासोर खत्म हो जाता है उसी तरह से ये भी खत्म हो जाएगा। सोशल अगर चेंज होता है तो इसका फॉर्म भी, इसका टेस्ट भी सोशल के हिसाब से चेंज होना चाहिए, उसका थॉट भी। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि पहले का जो रंगमंच था और आज का जो रंगमंच है, आज के रंगमंच में पहले के रंगमंच के मुकाबले कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं, उनके बारे में बताइए कि ऐसा क्या है, जैसे कि तकनीकी पक्ष में आपको कोई तकनीक में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे सर, जैसे कि मान लो कि कंटेम्प्रेरी थिएटर आने के बाद क्या हो गया कि डांस को भी, जो हमारे एक ज़माने में क्या करता था कि इंडियन डांस ही करता था, जो बाहर की कोई भी कंट्री का एक लेकर आ जाता है, और टेक्निक में, लाइट्स में, इफ़ेक्ट्स में, सेट्स में, एवरीथिंग वो चेंजेस आ गए, वो तो बहुत ज़्यादा आ गए। फॉर्म में, थिएटर के फॉर्म में भी चेंजेस, लाइट्स सेट्स में भी चेंजेस आ गया, सेट्स में, और प्रोजेक्टर आ गया, प्रोजेक्टर्स आ गया, फॉर्म में। हाँ, किसके फॉर्म में सर चेंज आ गया? थिएटर है ना, थिएटर प्रदर्शन करने का तरीका, लोगों के सामने लाने का जो तरीका है, ये चेंज हो चुका है। एक बार ये किया था, अभी उसने किया था
कुछ साल, 1 साल के अंदर होगा, NSD में क्या था, एडोल हाउस स्टेज है ना, हम ऐसे देखते हैं, स्टेज ऐसा था, यहाँ कुर्सी वुर्सी लगा हुआ है तो ऐसा करके जाते थे, वो ऑडियंस ऐसे तक बैठ के देख रहे हैं, पर स्टेज ऐसा था, चल रहे फिर रहे, ये सब कुछ था। NSD में भी एक प्रोडक्शन सिनेमा हुआ था, एक्टर बात कर रहे हैं, स्टेज में घूम रहे हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, चल चल के बात कर रहे हैं, तुम बात कर रहे हैं, वो पर स्टेज घूमेगा, स्टेज पूरा घूमता रहेगा, अंदर नीचे में व्हील है, बहुत नया थ्योरी आ चुका है। पर माने नहीं माने अलग बात है, अपना अपना तरीका है, काम करने का तरीका है, पर आ तो चुका है। प्रेजेंटेशन फॉर्म में चेंजेस आप बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुका है। ओके, स्पाइरल थिएटर आप बोल रहे हैं? हाँ, वो भी आ चुका है जी। नहीं, ये तो अमृतसर में भी है, जो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें थोड़ा स्टेज घूम सकता है, जैसे कि KOD किंगडम ऑफ ड्रीम्स, पूरा स्टेज नीचे चले जा सकता है, सेट ऊपर आ सकता है। मतलब सेट है ना, जो ये सेट बना रखा हुआ है, ये सेट यहाँ चला गया ऊपर, इसे नाटक करेगा, और ये इसका सीन खत्म होते ये आ जाएगा, ये चला जाएगा, इस तरह का स्टेज है। क्या नाम है सर स्टेज? किंगडम ऑफ, नहीं स्टेज का नाम मुझे पता नहीं, किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो गुड़गांव में है। ओके। वो एक कंपनी था ना, वो भी ऐसा था, तुम आपको विटिन आंखों के सामने जो लाइट ऑफ होते ही सेट चेंज हो गया, ऐसा होता है। अच्छा सर, लाइटिंग में क्या चेंजेज आए हैं आपके हिसाब से? लाइटिंग में बहुत नए नए तरीके का नया, पहले एक ज़माने में पेट्रोलियम लगाकर नाटक करते थे, उसके बाद लाइट थोड़ा सा आ गया, उसके बाद लाइट सिस्टमेटिक प्रोफाइल, ये लाइट आ गया। अभी तो आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, आपको लाइट फॉलो करेगा, लाइट फॉलो करके एक्टिंग कर सकता है, तुम भाग रहे दौड़ रहे, और लाइट से भी आपको इफेक्ट बना सकता है जी। लाइट, लोग तुम भाग नहीं रहे एक जगह में, पर ऐसे लग रहे हैं ट्रैवल कर रहे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ चुका है अभी, लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ चुका है। पर हमें ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं लाइट में इतना प्रोफेशन नहीं हूँ, अगर इस मामले में अगर जानना है तो ये अवतार शानी इज़ द बेस्ट। ओके। अवतार शानी, जो मैं नंबर चाहिए तो मैं नंबर दे दूँगा, ही इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डिजाइनर, मेरे साथ ही काम करते हैं। म्यूजिक डिजाइनर? नहीं, लाइट डिजाइनर मेरे साथ काम करते हैं, मतलब रतनथियाम जो है उसके साथ काम करते थे, वो थिएटर डायरेक्टर भी है, संगीनाथा अकादमी अवार्डी है फॉर द लाइट डिजाइनर, तो ही इज़ द बेस्ट। अच्छा सर, मंचन के क्षेत्र में क्या चेंजेज आया है? मंचन मतलब क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन, प्ले प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन तो मैंने बोल दिया। अच्छा, बोल दिया। सर, प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन? एक्सपेरिमेंट तो बहुत ज़्यादा आ गया, वैसे कि मान लो कि मैं एक तरह से देखो कि थिएटर में मेरे दिमाग में एक आया कि अवतार 2, 60 इयर्स के एक औरत 13 इयर्स के एक बच्चे का रोल कर, वो भी ऐसे दिखने लगता है कि 13 इयर्स के बच्चे, तो इतना बड़ा एक चेंज हो गया। तो मुझे लगा कि आने वाला टाइम में, सॉरी मैं जो थिएटर में भी आऊँगा, आने वाले टाइम में है ना, हमारा शक्ल नहीं ले लेगा, अगर चाहिए तो शक्ल ले लेगा, वो लोग बना देगा, इस तरह से लगने लग गया हूँ फिल्म में। हमारे थिएटर में भी आपने बोला था कि इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें ना, एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर चुका है थिएटर में, जैसे कि मान लो कि आप देखोगे कि जो मैंने नाम लिया था रोस्टन एवन ने ऐसे नाटक किया कि पूरा सर्कस, जो सर्कस है पूरा खड़ा किया उसने, उसके अंदर नाटक कर रहा है, सर्कस के अंदर नाटक कर रहे हैं, वो बंदा घूम रहे, चल रहे, फिर रहे, सब कुछ उसके बीच कनेक्ट करके नाटक बना रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि किन्नड़ लोगों को लेकर काम करते हैं, किन्नड़ लोगों के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों को वे ऑफ एक्सप्रेशन के लिए काम करता है, और औरतों को लेकर काम करते हैं, जैसे कि मान लो कि एक लड़का, एक नाम है पवित्र डाबा, असम में, जो बोने लोगों को लेकर काम करता है। एक्सपेरिमेंट तो थिएटर में लोगों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये तो ख़त्म नहीं होगा अपना तरीके से। और जैसे कि मान लो कि हमारा कुड़ियतम को, ये फॉर्म को मॉडर्न के साथ कैसे जोड़ना है, वो ट्राई कर रहे हैं, जो फिल्म में भी करने वाले लोग हैं, उसमें काम आएगा। जैसे कि छऊ
एवरी जो फॉर्म्स है, जो क्लासिकल फॉर्म्स भी है, उसको थिएटर में किस तरह से आपको किस एसेंस लेकर एक काइंड ऑफ न्यू लैंग्वेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हर डायरेक्टर कोशिश कर रहे हैं जी। और जैसे कि मान लो अगर देखोगे तो इसमें एक देखोगे कि खैसराम कनाईलाल जो मर गए, तो वो तो एक्सपायर हो गया, तो वो क्या है कि वो रासलीला भी सिखाएगा, मार्शल आर्ट भी सिखाएगा, सब कुछ करेगा, पर उसके नाटक में ना रासलीला भी दिखेगा नहीं, मार्शल वो थंता भी नहीं, वो मार्शल आर्ट दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। उसका एसेंस को लेकर परफ्यूम की तरह लेकर आया। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं भी उसके अगेंस्ट में हूँ कि मैं भी मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कनाईलाल का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैं मानता हूँ कि जो छौ मेरा नाटक तुम्हारा नाटक बनाया, तुमने नाटक छौ को कुछ फॉर्मेट तुमने डाल दिया, तुम्हारा नाटक वो डाल दिया, ये तो तुम मिक्सर बना रहे हो, तुम एक काइंड ऑफ एडिटर हो, तुम नाटक नहीं बना रहे हो। अगर क्रिएटिव आर्ट अगर होता है तो वो आपको एसेंस के थ्रू लाना पड़ेगा। एवरी फॉर्म यूज कर, एवरी ऑल ओवर वर्ल्ड से ले लो, पर आपको एसेंस लाना है, ना कि ओरिजिनल वही लेकर आना है। तुम यू आर नॉट द एडिटर, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द क्रिएटर। तो ये है फ्यूचर में एक ये नया एक्सपेरिमेंट जो लोग कर रहे हैं, फ्यूचर में ये करेंगे। अच्छा सर, संवेदना एक्सप्रेशन के प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग आप कैसे देखते हैं? तकनीकी मतलब टेक्निकल? हाँ, मतलब संवेदना जब प्रदर्शन करने में लाइट का संवेदना मतलब इमोशंस, इमोशंस के प्रेजेंटेशन में जब एक आर्टिस्ट संवेदना प्रदर्शन करता है तो उसको घटाने, बढ़ाने, एग्जैजरेट करने के लिए कोई टेक्निक्स आपको लगता है यूज़ हो रही है या होनी चाहिए? देखो ये तो होगा, ये तो होगा जी, पर वो होगा मतलब है कि आपको इमोशन अगर है तो किस तरह से लाइट देंगे, किस तरह से दिखाएंगे, तो आपको आपके इमोशन को बढ़ा सकता है और कम करा सकता है। लाइट किस तरह से देना है वो भी इम्पोर्टेंट है जी। तो वो तो होगा। साउंड भी अभी हम बात कर रहे थे दिल्ली हिंदी थिएटर के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले थिएटर डायरेक्टर श्री जॉय मैसनम सर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं दिल्ली में। सर का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम मुझे दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।